नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है टीसीएच पर। हमारे साथ हैं अशोक जी, अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, क्या प्रणाम। हाल है? आजकल प्रणाम। आप बहुत बिजी है। नहीं सर। वार चल रहा है ईरान और इजराइल में, बिजी आप हो गए। नहीं, सर यहाँ पे हम ईरान इराक की छोड़िए, हमारे देश में रोज की लड़ाई है। संविधान बचाने की लड़ाई है, झूठे नेताओं से लड़ने की लड़ाई है, सच्ची खबरें बताने की जिद्दोजहद है। और वो इजराइल और बिल्कुल ईरान से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा गंभीर संकट है। हाँ, लेकिन आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल पर। सोनिया गांधी जी का कल एक आर्टिकल आया और सारे अखबारों में छपा वो आर्टिकल। और मुझे लगता है कि पहली नेता हो गई हैं इस पूरे विवाद के दौरान जिन्होंने इजराइल और ईरान के मामले में जो भारत की विदेश नीति है। और देखिए अशोक जी, भारत की विदेश नीति की जगह मुझे अब मोदी की विदेश नीति कहना ज्यादा सही लगता है, क्योंकि व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है हमारे देश में। ईरान हमारा पारंपरिक रूप से बहुत ही मित्र देश रहा है। 1998 का संकट आप जैसे पत्रकार अच्छी तरह से जानते हैं। और उस समय ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था, रूपी में पेमेंट लिया था, वो सारा किस्सा हम जानते हैं। लेकिन इस बार जब ये लड़ाई शुरू होती है, और अगर ईरान ने लड़ाई शुरू की होती तो मैं कहता कि चलो ठीक है आपका स्टैंड। लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया, वहां के सीनियर लीडर्स को मारा। आयतुल्लाह खामनेई को भी मारने की साजिश थी, लेकिन वो 1 घंटे पहले वहां से निकल गए थे, ऐसा ईरान के लोगों का कहना है। तो उस समय लगभग दुनिया में जितने भी, अगर आप अमेरिका और वेस्ट को छोड़ दीजिए, तो बाकी दुनिया ने, जिसको हम साउथ कहते हैं, साउथ एशिया कहते हैं, या फिर हम जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, बाकी सारे मुल्कों ने एक स्वर से इस बात की निंदा की कि इस तरह का आक्रमण नहीं होना चाहिए। भारत का अजीबोगरीब रवैया था, बताने की जरूरत है नहीं। मेरी इनसे भी फोन पे बात हुई, मेरी उनसे भी फोन पे बात हुई। भाई, तुम्हारी फोन पे बात होती है 35 मिनट, होती है 45 मिनट होती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम क्या कह रहे हो वो तो हमें बताओ, वो कोई बताने वाला नहीं है। मोदी जी पे भी आएंगे, लंच वंच को लेके काफी बातें की हैं उन्होंने, उड़ीसा से आपकी टिप्पणी उस पर लेंगे। सोनिया गांधी ने, इसके पहले प्रियंका गांधी लगातार स्टैंड ले रही थी। जब गजा का भी मामला चल रहा था, प्रियंका गांधी लगातार स्टैंड ले रही थी। गजा का झोला लेकर गई थी वो संसद के अंदर, जिस पर लोगों ने काफी तमाशा किया था। और सोनिया गांधी का मैं लेख पढ़ रहा था, बहुत साफ तौर पर भारत की जो घोषित नीति रही है उससे विचलन के लिए सरकार की आलोचना की है, सीधा स्टैंड लिया है। और कम से कम दुनिया में यह संदेश भेजने की कोशिश की है कि भाई, सत्ता पक्ष चाहे जो भी करे, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी इजराइल के खिलाफ है, जो इस तरह के अग्रेशन के खिलाफ है और अपने पारंपरिक दोस्तों के साथ है। मैं अपनी बात यहीं रोकूंगा, क्योंकि ईरान इजराइल पे मैं भी बहुत बोलता हूं, बोलता ही चला जाऊंगा। मैं नहीं, चाहता हूं हमेशा की तरह कोई सवाल नहीं। आप क्या सोच रहे हैं उस लेख को लेकर और सारे स्टैंड को लेकर? अपना समय लेकर आराम से हम जानना चाहते हैं आपसे। मुझे मुझे तो वैसा धन्यवाद देना, मतलब एक शहरी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया गांधी जी को। कम से कम उन्होंने ये अधिकार समझा और उन्होंने ये हिम्मत की कि ये लेख लिखे। क्योंकि वर्तमान में कम से कम सत्ता पक्ष यदि डिरेल हो जाता है तो अपेक्षा थी कि विपक्ष कुछ आवाज उठाए। बिल्कुल। इसराइल और ईरान के युद्ध के बाद लोग लोग डोमेस्टिक इशू पे तो बोल रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इशू पे बहुत कम टिप्पणियां आ रही हैं। हम यदि बात करें, सोनिया जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने उदाहरण दिए, कई उदाहरण दिए। हमारा पारंपरिक मित्र ईरान रहा है और आज से नहीं, देश आजाद हुआ तब से ईरान और भारत के संबंध रहे। हमारे और इजराइल के संबंधों की तासीर देखिए तो 10-15 साल पुरानी। यदि मैं गलत हूं तो मुझे आप रेक्टिफाई करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डेट वेट में गड़बड़ हो सकती है। मुझे लगता है कि नरसिंह राव पहले विदेश मंत्री थे जो भारत के, जो इजराइल गए थे। मतलब तब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया था और वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हिसाब से हमने वो सोचा था कि एग्रीकल्चर जो है वहाँ बहुत ज्यादा उन्नत है, उसकी उसका यदि फायदा भारत को हो तो फिर लगातार भारत और उनके संबंध बढ़ते गए। लेकिन ईरान हमारा वो ट्रेडिशनल सपोर्ट समर्थक है कि जब भारत पे सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान इंडियन रुपी में अपने को तेल देने को तैयार होता है। जब सैंक्शन, लेकिन आज ईरान पे सैंक्शन लग गए तो हम ईरान से भागते हैं। ये हमारी बुजदिली है। जब जम्मू कश्मीर का मामला आता है तो जम्मू कश्मीर का मामला जब यूनाइटेड नेशंस में उठता है तो उसको वही के वही पलीता लगाने वाला ईरान है। तब उन्होंने देखा नहीं कि ये जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान उठा रहा है, मुसलमान देश है ना। उन्होंने वही के वही पलीता लगाया और भारत का साथ दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामले में ईरान भारत का साथ हमेशा देते आ रहा है। ईरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए भारत को नाराज होना चाहिए। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि मैं अब भारत की विदेश नीति नहीं,
मोदी की विदेश नीति बोलता हूं। मैं थोड़ा-सा आपकी परमिशन लेके आगे की बात कहूं, तो ये मोदी की भी नीति नहीं है, ये गौतम अडानी की नीति है। ये भारत की विदेश नीति गौतम अडानी के हिसाब से चलती है। जहां और गौतम आरएसएस भाई की। हाँ, आरएसएस की। जहां गौतम भाई का इंटरेस्ट है, उस देश के साथ हम्म। हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम उसपे भी आएँगे कि आज अमेरिका के सामने भारत क्यों नृत्य करता है। जब भारत की स्थिति बहुत बुरी थी, मतलब आज के हिसाब से, आज वर्तमान में जो भारत है, और मैं इसकी क्रेडिट मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं देता, ना किसी प्रधानमंत्री को देता। 1947 से लेके आज तक भारत के लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ये तो हमारे जैसा सांप जाके वो चींटियों के इसमें घर में बैठ जाता है, वैसे हमारे नेता आके प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई भी पार्टी के हो, और क्रेडिट लेते हैं कि मैंने किया। किसी ने कुछ नहीं किया। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का साइंटिस्ट, इस देश का इंजीनियर लगातार 24 घंटे लगा है। वो अपनी तरक्की के चलते देश की भी तरक्की करता है। उन्होंने हमेशा देश को आगे रखा है और हमारे नेताओं ने हमेशा स्वार्थ आगे रखा है। तो जब हमारी स्थिति कंपेयर टू आज बुरी थी, तो इंदिरा गांधी एक ऐसी वीरांगना थी कि उसने व्हाइट हाउस में जाके निक्सन के आंखों में आंख डाल के उसको धमका के प्रेस कॉन्फ्रेंस बायकॉट करके आई थी, क्योंकि भारत के सार्वभौमता से और अस्मिता से उन्होंने कतई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा देश गरीब हो सकता है लेकिन लाचार नहीं। और वापस आके सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुला के विश्वास में दिया। अटल जी ने कहा यदि अमेरिका के साथ आप लड़ भी रही है तो पूरा देश आपके साथ है, आप चिंता ना करें, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, टेरिफ पे डांट खा के आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और अमेरिका कहता है कि हम फायदे का धंधा करेंगे, अब तुम हमको ऑर्डर दो। और हम बोलते कि क्या आपसे क्या खरीदे, मैं जो बोल बेचूंगा वो आपको खरीदना पड़ेगा। आप हमसे प्लेन खरीद लो, कबाड़ा। बोलते हाँ साहब। आप हमसे तेल खरीदोगे, हाँ साहब। आप हमसे ये खरीदोगे, हाँ साहब, क्योंकि हमको फायदा पहुंचाना। ये भारत का कर्तव्य हो गया कि अमेरिका को फायदा पहुंचाना। क्यों खरीदेंगे? क्या हुआ पोखरण के बाद? बुद्धा स्माइल्स, लग गए थे सैंक्शंस। क्या कर लिया अमेरिका ने? भारत तब भी तरक्की की राह पे था। लेकिन आज सिर्फ गौतम अडानी अटका हुआ है अमेरिका में, इसलिए पूरा देश नतमस्तक हो रहा है अमेरिका में। आज इजराइल और ईरान की यदि व्याख्या कहें तो उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने जो ओपनिंग में कहा कि ईरान यदि हमला करता तो हम हमलावर के साथ नहीं रहते। क्या कहता है यूनाइटेड नेशंस के कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? यदि किसी देश का स्वयं का अस्तित्व खतरे में है किसी दूसरे देश से, तो वो उस पर आक्रमण करे, या दूसरा देश ऐसा कोई बड़ा काम में लगा हुआ है जिसके बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होने वाली है, तो आप उसको रोकने के लिए उसके आक्रमण करें, या फिर यूनाइटेड नेशंस के परमिशन से आप आक्रमण करें। इजराइल ने क्यों आक्रमण किया? इजराइल कहता है कि आत्मरक्षा के लिए आक्रमण किया, क्योंकि वहां एटम बॉम्ब बन रहा है। अब ईरान में एटम बॉम्ब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कौन तय करेगा? इजराइल तय करेगा। और इजराइल के पास पहले से एटम बम हैं, जिसके बारे में उसने दुनिया से छुपाया, दुनिया का सबसे भयानक टॉप सीक्रेट है ये। आप क्यों नहीं, आप बोलती कि हमारे पास है नहीं, तो आप इंटरनेशनल एजेंसीज को आपके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए क्यों नहीं आने देते? ईरान तो आने देता है। जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो निगरानी रखती है इन सब की, उसके जो डायरेक्टर है ग्रेस साहब, उन्होंने दो जगह फॉक्स टीवी को बोला है, अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि ईरान एक समय बम बनाने के लिए सोच रहा था, काम कर रहा था, लेकिन उनके लगातार जो 6 महीने में इंस्पेक्शन करते, उससे हमको यह समझ में आ गई कि 2008 के बाद ईरान ने कतई कभी भी एटॉमिक का वेपन के लिए उपयोग नहीं किया, ना हमारे पास कोई साक्ष्य मिले। ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कहती है। हम यूनाइटेड नेशंस की सुनेंगे कि हम बकवास अमेरिका की सुनेंगे? नेतन्याहू के सर, हमने एक कोलाज बनाया। नेतन्याहू ने 1998 में पहला स्टेटमेंट दिया कि ईरान इज नियरर टू द मेकिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब एंड इट इज ओनली फ्यू वीक्स अवे। 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2018, 2025, हर बार यही कहते कि फ्यू वीक्स। 98 में जो जवान आदमी, गबरू जवान बोल रहा था, वो 2025 में बुढ़ा हो गया। उसकी जवानी खत्म होके पे बुढ़ापे पे आ गया।
लेकिन उसके वीक खत्म नहीं हुए। एक वीक में कितने साल होते भाई, बताए जरा। अमेरिका कहता है कि हमको पता है। किस अमेरिका के किस बात का विश्वास रखे, मुझे बताइए। सद्दाम हुसैन पे जब इराक पे हमला किया था तो क्या कहा था कि केमिकल वेपन से, बायोलॉजिकल वेपन से, कहा था ना। क्या हुआ? सद्दाम हुसैन की फांसी हो गई। अमेरिका ने ऑयल फील्ड अपने कब्जे में ले लिए, अपने लोगों को बांट दिए, और इंग्लैंड ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, हम इराक के लोगों से माफी मांगते हैं कि हमारी सूचनाएं गलत थी। अरे आपके पास सूचना गलत नहीं थी। एक आपका एक ऐसा जिसको आप मानते हो मुखिया, वो ऐसा है, वो व्यापारिक धंधे के लिए वहां गया। यही ईरान। उसमें भी आपको बता दूं कि नेतन्याहू का बयान है उसके ठीक पहले, जिसमें वो हाँ, कहता है कि बस सद्दाम को निपटा दोगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई तो उसमें दिक्कत नहीं भी होगी। नेतन्याहू का हाथ अब था। ये बिल्कुल हाथ था। रादर अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी इस बारे में बार बार वहां चर्चा हो रही है कि ये जो इजराइल है हमको तवे पे डाल डाल के क्यों युद्ध में ढकेलता है बार बार। क्यों हम इजराइल के लिए इतना खर्चा करें? वो अपनी लड़ाई लड़े, हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्यों हम चौधरी बनने जा रहे हैं? और इस बार का युद्ध शायद इजराइल ने ये सोचा नहीं था युद्ध कैसा होगा। उनको 4 लगा दिन में मेरा आयरन निपटाने की योजना थी। 4 दिन में निपटाने की योजना थी। अब निपट इजराइल रहा है जिस हिसाब से इजराइल पे हमले हो रहे हैं। अच्छा, इजराइल ये भी समझ गया कि इजराइल से 22 गुना ज्यादा बड़ा ईरान है। 22 टाइम्स। तो उससे ईरान पे आप 50 बजे ईरान पे जितना नुकसान पहुंचाओगे और जितना नुकसान अभी इजराइल को पहुंचाया है, यदि इसको प्रतिशत में आंका जाए तो इजराइल का नुकसान ईरान से बहुत ज्यादा है। अमेरिका कहता है कि हम बिल्कुल बम पे बम, हम आएंगे, युद्ध में आएंगे। आइए युद्ध में, किसने रोका आपको? लेकिन फिर आप युद्ध में आएंगे तो नॉर्थ कोरिया भी युद्ध में आएगा, रशिया भी युद्ध में आएगा, चीन भी युद्ध में आएगा। अब मतलब इतना इतना मूर्ख समझ रहे पूरे देश के या विश्व की जनता को। नेतन्याहू गए मीटिंग के लिए, पूरी कैब मतलब रक्षा मंत्री, अपना सैनिक सेनापति, अपने इंटीरियर सिक्योरिटी के मिनिस्टर, सबको लेके वहां अमेरिका गए। वहां उनको अमेरिका कहती है कि भाई ये एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट उड़ाना ये आपके बस की बात नहीं, यू कांट डू दैट, तुम नहीं कर पाओगे इसको। तो बोले इसीलिए हम आए हैं कि आप करिए। और आज उसके 2 घंटे बाद एक मैंने कोट देखा राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप का। उसको पत्रकारों ने पूछा कि व्हेन आर यू गोइंग टू अटैक ईरान? उसने कहा व्हाई शुड आई अटैक ईरान? इजराइल इज बोला विनिंग। व्हेन इजराइल इज विनिंग। एक तरफ कहते हो कि तुम्हारी बस की बात नहीं, एक तरफ कहते हो कि इजराइल विनिंग है। इफ इजराइल इज विनिंग द वॉर, व्हाई द हेल यू हैव मूव्ड योर एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू द अरेबियन सी? व्हाई द हेल यू आर डेपुटेड योर प्लेन्स, फ्यूलिंग प्लेन आ रहे हैं, बड़े बड़े फाइटर जेट्स इंग्लैंड के वहां पे आके बैठ गए हैं। आप युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हो? यदि इजराइल निपटाने में सक्षम है तो फिर आपको आपके आर्मी को आदेश देने की क्या जरूरत थी कि बी रेडी फॉर द वॉर एंड एनी डे वी कैन ज्वाइन द वॉर? क्यों आना चाहते? क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, आए कि नहीं आए, जाए कि नहीं जाए। अमेरिका में अभी इतना 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। 25% बजट का डेब्ट सर्विसिंग में जा रहा है। सोशल स्पेंडिंग कम हो रहा है, लोगों में अराजकता है। ऐसे में ये युद्ध का जो खर्चा है ये अपने सर पे कौन देगा? अमेरिका में ही जो ट्रंप के समर्थक है वो दो फाड़ में चले गए। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, लेट इजराइल फाइट देयर ओन वॉर। हम मिडिल ईस्ट में क्यों अपना एक तकलीफ शुरू कर दे? ये और इस सारे कंफ्यूजन में भारत को समझ ही नहीं आ रहा है। हम तो क्या है, वो एक पिक्चर आई, कौन सी कॉमेडी पिक्चर थी, उसमें वो राजपाल यादव का एक कैरेक्टर था, कोई भी आके उसको मार के जाता है। वो बोलता है यार मंदिर का घंटा समझ रखे हो हमको, कोई भी आके मार के जाता है। भारत का फुटबॉल बना दिया किसी ने। आप ना इजराइल के बारे में बोल रहे हैं ना आप उसके बारे में बोल रहे हैं। बोले दोनों हमारे मित्र हैं। बोले दोनों हमारे मित्र है, लेकिन जो मित्र गलती करता है उसका कान कौन पकड़ेगा? कल आप पे बात आ गई तो कौन मदद करेगा आपको? आप जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहे हो वो अमेरिका पाकिस्तान को सबसे प्रिय मित्र मानता है।
मोदी इज फैंटास्टिक मैन बट आई लव पाकिस्तान, नोबेल क्योंकि प्राइज पाकिस्तान रिकमेंडेशन हो रहा पाकिस्तान है। और मुझे बताइए इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा व्याभिचारी समाज का किसी महिला को सती सावित्री का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये पाकिस्तान जो आतंक का जनक है, जो आतंक को पोषित करता है, वो शांति नोबेल के लिए अमेरिका को रिकमेंड कर रहा है। जो ईरान को धमका रहा है कि हम बम डालेंगे, हम अब तुमने अता कर लिया और ये कर लिया, मतलब नोबेल प्राइज वाले ऐसे बैठे हैं, अच्छा पाकिस्तान ने बोला तो दे दो। ये क्या, ये पद्मश्री है क्या? किसी संघ ने लेटर लिख दिया, किसी प्रचारक ने और पद्मश्री मिल गई। दूसरी बात, जो भारत है इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप को दोस्त माने, रशिया को दोस्त माने। जब शंघाई जो ट्रीटी थी उस वाले लोगों ने, जो पूरे शंघाई की टीम ने जो अपना जो शंघाई जो एग्रीमेंट है ना, उसके तहत जितने भी देश थे सब ने ईरान का निर्भसना की। भारत ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किया कि भैया इस निर्भसना के प्रस्ताव से हम दूर हैं। जब महासभा में आता है निर्भसना का प्रस्ताव या विरोध करने का प्रस्ताव तो आप भाग जाते हो, बाहर अब्स्टेंड निकल रहते हो, बाहर निकल जाते हो, भगोड़े हो आप स्टैंड नहीं ले सकते। और आप पूरे विश्व को कहते हो कि आप अशोक जी, पाकिस्तान को, आप पूरे आपकी विश्व को कहते हो मराठी कि आप में हाँ एक सेकंड रुक रहा हूँ। आपकी मराठी में कोई कहावत है दो नाव पे चढ़ने वाले के लिए? हमारी भोजपुरी में बड़ी अश्लील कहावत है, इसलिए मैं दोहरा नहीं सकता। मराठी में एक है सज्जन, मतलब सुनाने लायक है, दोनी घरचा पावना उपाशी। मतलब कि इसीलिए एक मेहमान, मराठी से मुझे बहुत प्यार है कि जूता जो है वो मलमल में भिगो के मारते हैं, डुबो के। तो चोट चोट वो बड़ी क्या है, भयानक लगती है, लेकिन दिखता शरीफ है। एक मेहमान जब दो घरों में बट जाता है तो इस होस्ट को लगता है वहां खाना खाएगा, उस होस्ट को लगता है यहाँ खाना खाएगा, और बेचारे कोई खाना खाने को पूछता नहीं और भूखा रहता है। यही भारत की स्थिति हो गई है। मैं बार बार कहता हूं, आप खुद ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं इसलिए आप अन्यथा न ले। सर, देश का ब्यूरोक्रेट ये ऑर्डर लेने का काम करता है और मेरे आका को खुश हुए इतना क्रियान्वयन करता है। आपके पास इसी एनडीए गठबंधन में एक से एक लोग पड़े हैं जिनको आप विदेश मंत्री बना सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे आदमी को विदेश मंत्री बनाया है, जब से विदेश मंत्री बना तब से इसने डिरेल कर दिया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका पाकिस्तान के प्रति इतना क्यों नरम रवैया करते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, औद्योगिक साम्राज्य है उसका, ट्रंप का। उसका बेटा दामाद कंपनियां चलाते हैं जिस कंपनी में क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन जैसी, और उस क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिलनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के कंपनी के क्रिप्टो करेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक है वो गोल्ड रिजर्व के बजाय इनके परिवार की क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व रखेगा। जब एक देश इसको रिजर्व करके सोने जैसी मान्यता देगा तो उसके भाव तो बढ़ेंगे। और प्लस तो इनके उसके लिए सारे तो डर्टी काम करने को तैयार रहता है, इनके लिए सब भाई कुछ डर्टी देखिए, काम करने को तैयार होता है। देखिए क्या है, वो भीख मंगा देश है, वहां पैसा चाहिए, करप्शन अपने लेवल पे है, जो कुछ भी है वो आर्मी है। वो जो जमहूरियत जमहूरियत जो कहते हैं उसकी हालत हमारे यहाँ के खेल में जो जमूरिया होता है, वहां की जमहूरियत की हालत अपने जमूरे जैसी होगी। बोल जमूरे हाँ साहब, बोल जमूरे हाँ साहब। वहां लोकतंत्र नहीं। इसीलिए वो भी, ट्रंप ने भी किसी प्रधानमंत्री और नेता को नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ खाने पे, लंच पे बुलाया तो किसको बुलाया? आसिम मुनीर वहां के सेनाध्यक्ष को, असीम मुनीर। चलता और उसकी उसने है, भी, चलती उसकी हाँ है। चलती उसकी है, और उसने भी सुना दिया। उनने पहले इनको तवे पे डाल दिया कि आप तो नोबेल प्राइज जैसे हो। अरे क्या बात है, नोबेल प्राइज, हाँ बोले हम रिकमेंड करेंगे साहब। ये बात है। अब ईरान इराक युद्ध में सबसे फंसे हैं हम। यदि वो जो ईरान ईरान इजराइल युद्ध, आप इराक युद्ध हम लोग की स्मृति में है सॉरी इसलिए सॉरी वही आता है, बार बार ईरान जुबान ईरान पे। इजराइल युद्ध में बड़ा जो लंबा चला था रूट वो। है, जो ईरान का जो रूट है, सी रूट, उस रूट से 65% तेल भारत को आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यदि हॉर्मुज बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? हॉर्मुज बंद भी हो गया तो चीन के लिए खुला रहेगा।
क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद भी चीन ने एक ही आदमी से क्रूड लिया, वो है ईरान। और चीन से तो उनका रेलवे कनेक्शन है सर। मैंने वही कहा आपको। तो घाटे में कौन है? सभी दूर से हम घाटे में हैं। आपने हम पूरा चाबहार नहीं देश बनने घाटे दिया। में है। चाबहार हम चाबहार में सर हमारा इतना पैसा लगा है और अमेरिका के दबाव में हमने नहीं बनने दिया। चीन नहीं ने तो बनने अपना दी। रास्ता बना के रखा, उसको अमेरिका के दखल का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, हमारा इजराइल से प्रेम इसलिए है कि अडानी सेठ का इजराइल में पोर्ट है, अडानी सेठ का हाइफा से इजरायली डिफेंस। हाई हाई हाँ, हाइफा से सीधे गुजरात तक हाइफा आती है से लाइन। आती है। दूसरी बात, वहां पर डिफेंस जो हमारे यहाँ ड्रोन बन रहा है हैदराबाद में, वो सीधा इजराइल के कंपनी के साथ मिलकर बन रहा है। एक माइक्रोचिप की रीलेबलिंग जो हो रही है। हाँ, रीलेबलिंग जो हो भी रही है, है सर, सारा सामान वहां से आके यहाँ सिर्फ सेट किया जा रहा है। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी अपने यहाँ। लेकिन अडानी सेठ को खुश, अडानी सेठ का नुकसान नहीं होना। देखिए, भारत क्या है नरेंद्र मोदी जी के लिए? भारत जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं, भारत बंगाल से लेके पठानकोट तक नहीं, भारत गौतम अडानी तक सीमित है। गौतम अडानी का प्रॉफिट भारत का प्रॉफिट, गौतम अडानी का लॉस भारत का लॉस। गौतम अडानी जेल जाएंगे, भारत जेल गया। गौतम अडानी बाहर रहेंगे, भारत बाहर रह गया। तो एक गौतम अडानी के लिए हमारा देश का नेतृत्व देश को बेच रहा है, और वहां पर अमेरिका पाकिस्तान को गले लगा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब के परिवार का इंटरेस्ट है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते दोनों देश अपने यहां पलीता लगा रहे हैं, ये मैं मानता ठीक बात है। आगे आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पे जिस तरह की कल एक तस्वीर आई है अशोक जी, मेरे लिए तो बहुत हैरान करने वाली है। 72 में इंदिरा गांधी ने एक खतरा खत्म कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लेफ्ट, राइट और नॉर्थ तीनों मिलकर हम पर एक साथ कभी हमला करें और हम परेशान हो जाए। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। बांग्लादेश आपके साथ खड़ा रहता था तो चाइना पाकिस्तान जो करते रहे, बांग्लादेश वाली मदद उनको नहीं मिलती थी। कल जो तस्वीरें आई हैं, डिप्टी विदेश मंत्री बताए जा रहे हैं चाइना के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, जिस तरह से हंसती हुई तस्वीरें आई हैं। और जिस समय हमारा पाकिस्तान के साथ स्कर्मिश चल भी रहा था, उस समय भी बांग्लादेश से कई बयान आए थे जो चिंता पैदा करने वाले बयान थे। तो 11 साल में क्या इन्होंने इंदिरा गांधी का किया हुआ सब मिटा के बांग्लादेश और पाकिस्तान को फिर से एक कर दिया। हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सर, जितना मैं अब समझ चुका हूं, विदेश नीति ये विरासत में मिलती है और इसको आगे और बढ़ाना होता है। यही होता है। आप मोदी जी को सत्ता में आने के बाद एक उनकी भूख बढ़ गई, हर जगह मेरा स्टैंप होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन खत्म करो, नीति आयोग पैदा करो, रास्ते के नाम बदलो, गांव के नाम बदलो, मेरे नाम पे स्टेडियम लगा दो। ये तो 240 पे अटक गए, इस बार 370 मिलते तो इनके मंदिर बनते। मंदिर बनवाता है आदमी, क्योंकि अपने आप को अविनाशी कह ही चुका है। तो इन्होंने पूरी विदेश नीति ही यू टर्न कर ली। मतलब अब की बार ट्रंप सरकार, कौन सा देश का प्रधानमंत्री जाके वहां चुनाव में प्रचार करता है सर? और उसके कभी बाद नहीं। मैं बताऊं, यहाँ पे सब लोग रुक जाते हैं अशोक जी। उसके बाद जब ट्रंप हार गया और उसके बाद मोदी जी गए अमेरिका, ट्रंप तो ने मिले नहीं ट्वीट उससे। किया अपने, हाँ, कहा कि हम आए, मेरा दोस्त आया है, मिलेगा, तो उससे मिले भी नहीं कि वक्त नहीं है। नहीं, उसमें लोचा ये हुआ सर, इन्होंने दोनों लोगों से अपॉइंटमेंट मांगा था, ट्रंप से और जो मैडम चुनाव लड़ रही थी हैरिस, उनसे। तो हैरिस ने कहा कि आई एम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेस वेयर यू आर, मतलब वो अमेरिका के दूसरे कोने में थी। उन्हें कहा इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू कम एंड मीट, थैंक्स फॉर द इनविटेशन, बट आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू मीट। लेकिन ट्रंप ने तो ट्वीट कर दिया था कि माय डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग। तो कहते हैं जयशंकर जी ने ज्ञान दिया प्रधानमंत्री जी को, अरे उसने मना किया, इसको मिलोगे तो बवाल हो जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। और ट्रंप ने वो अपमान समझा, गांठ बांध लिया, इसलिए गांठ वो, बांध के रख दिया। और वो रोज अपमानित कर रहा है, रोज अपमानित कर रहा है। आप 35 मिनट में क्या बात की, जंगल में मोर नाचा, सही कहा आपने, किसने वो देखा, लेकिन वो 17 बार चौराहे पे मोर नचा चुका है। प्रधानमंत्री भारत के कहते हैं कि हमने शस्त्र संधि
हमने ये जो सीज फायर किया, ये पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे किया। मानते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री पे विश्वास रखते हैं। लेकिन जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैंने किया है और ये 17 बार बोलता है, फिर आप उसको हड़काते हो टेलीफोन पे। ये क्या रट लगा के रखी है आपने? हमारे दोनों देशों के बीच में तीसरे देश की जगह नहीं, आज बता देते आपको। उसके बाद फिर वो कहता है कि मैंने शस्त्र संधि करवाई। इसका मतलब वो अपने प्रधानमंत्री को गिनता ही नहीं, कहीं कुछ समझता ही नहीं। तो इस भारत के प्रधानमंत्री की यदि अवमानना होती है, तो अशोक जी, वो आपका और मेरा भी अपमान है। चोट हमको भी इसीलिए बुरा लगती है, लगता है। क्योंकि बंद मोदी जी से बंद कमरे में आप कोई गालियां दे, बंद कमरे में कोई मार ले, हमें क्या फर्क पड़ना है, लेकिन क्या ये फर्क जो पड़ता है? होता है ये देश के साथ जुड़ जाता है। और मुझे अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री खुल के बोलेंगे। 35 मिनट के भाषण के बाद, 35 मिनट टेलीफोन पे बोलने के बाद, यदि ट्रंप ऐसा करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने बोल देना चाहिए था, मैं राष्ट्रपति अमेरिका को आगाह करता हूं, गलत बयानी करके दोनों देशों के बीच में संबंध खराब करने की काम न करें। ये भारत बिल्कुल। अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है जो आपके कहने पे हमने किया। ये बोलते तो देश को विश्वास हो जाता। अरे आप 35 मिनट प्रधानमंत्री से, हुआ राष्ट्रपति से बात करते हुए भी आप अपने विदेश सचिव से कहलवाते हो, और फिर वहां जाके कहते हो कि मुझे राष्ट्रपति क्या। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए अमेरिका? इसलिए नहीं गए, जब लंच में बुलाया तो क्यों नहीं गए? हमको लगा कि प्रधानमंत्री ने न्योता मना करके भारत की इज्जत बढ़ाई। तुम बहुत अमेरिका प्रिय है ना तुम्हें, तो जाओ अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान प्रिय है ना तुम्हें, तो जाओ पाकिस्तान के साथ। वी डोंट नो, आई डोंट वांट टू कम। लेकिन प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में जाके फिर बोल दिया, मैं तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के चक्कर में अमेरिका नहीं गया। तो क्रोएशिया कैंसिल कर देते, ऐसा क्या था? नहीं, तो मैंने यही कहा कि फिर अमेरिका नहीं गए तो उधर से आने के बाद पहले बिहार नहीं जाते, फिर सीधा जगन्नाथपुरी प्लेन उतरता आपका। आपका प्लेन कौन सा ऐसा सर्विस प्लेन है कि नहीं नहीं वो रूट चेंज नहीं कर सकता? उसके लिए तो हिंदुस्तान में सबका रूट चेंज हो सकता है। सबका रूट चेंज हो सकता है। लेकिन कितना झूठ बोलते हैं, मतलब जनता को क्या समझ के रखा है? इतना मूर्ख ना समझे जनता को। इसलिए सोनिया गांधी जी के उस पत्र ने कहीं ना कहीं विश्व समुदाय के सामने एक स्टैंड तो रखा। ईरान को यह कहने के लिए तो है कि नहीं, आपको मित्र मानने वाले लोग देश में, क्योंकि यहां जो अंधभक्त जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये ईरान और इजराइल की लड़ाई भी हिंदू मुसलमान ही देखते हैं। इनको हिंदू मुसलमान ही दिखता है उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको लगता है कि मुसलमान अब को ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा है। इनको ये नहीं समझ में आता कि वो मुसलमान भारत का कितना बड़ा दोस्त है, ये समझ में नहीं आता। हिंदी कहा जाता है हमें वहां, इनको क्या पता। हाँ, खैर, आप वारिस वाली बात कर रहे थे कि विरासत कैसे बढ़ाई जाती है। अशोक जी, आप पढ़ाई विदेश जाती है। नीति की बात कर रहे थे। जब पिताजी मेरे जीवित थे, तो एक बार मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि मरने के बाद ये बरसी वरसी का क्या नाटक होता है, दुनिया भर की भीड़ जुटाई जाती है, इसकी जरूरत क्या है? तो पिताजी ने कहा कि देखो क्या होता है कि पिता के सैकड़ों मित्र होते हैं, पिता के तमाम सारे रिश्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो जब बरसी होती है तो वो सारे लोग आते हैं, और कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन बड़े बेटे को मान्यता देता है कि अब तुम उनकी जगह पे हो, और बड़ा बेटा उन सारे रिश्तों को वैसे ही अपना लेता है, वहां से आगे बढ़ाता है। ऐसे ही विदेश नीति के भी विरासत की शायद आप बात कर रहे थे कि हमारे देश की एक विदेश नीति रही है, और उस विरासत को यहां तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भी एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हैं तो पूरी तल्लीनता के साथ उठाते हैं, बढ़ाते हैं, ईरान से, बाकी सारे देशों से दोस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो अरब देशों में जाके गले तो खूब मिलते हैं, क्योंकि माल उनके पास है, बिजनेस उनके पास है, तो उनसे रिश्ता खराब नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के ऊपर जब दिक्कत आती है तो कोई भी पक्ष लेने से, यहाँ तक कि आपने जैसा बताया कि उस बयान से भी खुद को बाहर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के आक्रमण की भर्त्सना कर रहा था। एक और सवाल है, आज आपसे बातचीत में मैं ये बात कह दे रहा हूं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद हम बात खत्म करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम तो हिंदू हो और फिर तुम ईरान का साथ क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा भाई, पहले तो इजराइल कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि भाई हमारे अगल बगल मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, तो कल को दिक्कत आएगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। हमको किसी मुल्क के साथ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा,
पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, तो हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा तो मुसलमान हमारे ज्यादा करीबी है। यहूदी कितने हैं हिंदुस्तान में हम तो जानते भी नहीं है, मेरे आसपास तो कोई नहीं है, आज तक मैं किसी यहूदी से दोस्त के रूप में नहीं मिला। मुसलमान तो कितने दोस्त हैं, गिनाने बैठे तो शाम हो जाएगी। और आखिरी बात यह है कि ईरान में तो कम से कम एक मंदिर है जहां अगर मैं माँ को लेकर कभी गया या खुद गया तो दर्शन के लिए जा सकता हूं। इजराइल ने तो एक मंदिर भी नहीं बनाया है हिंदुओं के लिए। तो आखिर ऐसा क्या है कि इजराइल और ईरान में चुनना हो तो मैं इजराइल क्यों चुनूं? इसकी एक भी वजह कम से कम मेरे समझ में नहीं मैं आती। मैं एक भारतीय होने के नाते इस भारत को जो मददगार होगा उसका धर्म नहीं बिल्कुल देखूंगा, उसकी जात बिल्कुल। नहीं देखूंगा, क्योंकि पुलवामा में जो लोग मारे गए और जो बचे उनको बचाने वालों ने कभी उनका धर्म नहीं देखा। जब एकदम आप खून चढ़ता है आपका हॉस्पिटल में या डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है तो आप उसका धर्म और जाति नहीं पूछते। ठीक वो बात है। आपका प्राण दाता होता है और आप उसके सामने नतमस्तक होते हो। हमारे यहाँ हम भगवानों की जाति नहीं पूछते, नहीं तो हमारे बिल्कुल। भी भगवान जो इन इन मानव रूप लिया इन तो लोगों बिल्कुल ने नहीं। इन लोगों ने इन हनुमान जी फला है हनुमान ढिमका को है शुरू किया, फला है, वरना ये तो मैंने कर कभी दिया है, सुना नहीं कि भगवान की ठीक है। जाति होती है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना ये कुपड़ लोग हैं, इनको सिर्फ ईरान मुसलमान है तो अपना दुश्मन कमल समझ लो। इनको पता ही नहीं कि दोस्ती किसको होता है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का बचपन ही मुसलमानों के बीच में बचता है, जैसा उन्होंने बताया। बाकायदा ईद मनाते थे, मुसलमानों के घर में जाते थे। तो इस देश का प्रधानमंत्री जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, यदि उसका बचपन मुसलमानों के बीच में बटा हो तो मुसलमान तो प्रिय है। चंद मुसलमान, दो मुसलमान खराब होने से पूरी कौम खराब नहीं होती। और फिर खराबी हिंदुओं में नहीं है ऐसा नहीं, बिल्कुल। जयचंद हमारे इसमें भी तो हर पाए गए हैं। हर 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 कौम में शैतान है, हर कौम में अच्छे हाँ, लोग हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नथुराम गोडसे ही था, बिल्कुल। कोई अली नहीं था। तो ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन अंत में मैं थोड़ा सा आपको डिवेट कर जाऊंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए सिर्फ। हाँ हाँ, आप देश करिए की समय। अस्मिता, अस्मिता कैसी होती है। थाईलैंड और कंबोडिया में मई महीने में एक झड़प हुई। वहां एक अल्मा ट्रायंगल करके एक जगह है जो नो मैंस लैंड है, जहां लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड इनकी सीमाएं जुड़ती है। वहां नो मैंस लैंड में थाईलैंड और कंबोडिया के सैन्य की झड़प हुई। उसमें एक कंबोडियन सैनिक मारा गया। एक सैनिक मरने पे पूरा कंबोडिया रास्ते पे आ गया। थाईलैंड के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, आयात निर्यात सब रुक गया। यहां तक थाईलैंड के टीवी शो जो चलते थे कंबोडिया में वो बंद हो गए। उसके बाद थाईलैंड की पंतप्रधान थी, उसको लगा कि अभी थोड़ा सा बर्फ पिघलनी चाहिए, हमारे पड़ोसी है, ठीक ठाक होने चाहिए। वैसे ही जो वहां की प्रिय प्राइम मिनिस्टर है शिनवात्रा, उसके ऊपर आरोप है कि वो थाईलैंड के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखती है। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी उस पर हमेशा आरोप लगते हैं। अब क्या हुआ साहब, 15 जून को इस थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने, शिनवात्रा ने, हुन सेन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कंबोडिया के, वृद्धावस्था में है, उनसे फोन पे बात की 17 मिनट। उस फोन एक कूटनीति के तहत फोन की बात की, ऐसा प्रधानमंत्री थाईलैंड का कहना है। उस बातचीत में उसने हुन सेन को 2-3 बार अंकल कहा, अंकल, और कहा कि हो सकता है कि हमारे सैन्य अधिकारी से वहां चूक भी हुई होगी, जो आपके यहाँ डेथ हो गई, आपका सैनिक मारा गया, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन अब इसको अपने को वाइंड अप करना है। आप भी प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करता हूं। वो टेलीफोन का जो कन्वर्सेशन था, ऑडियो क्लिप, वो हुन सेन ने अपने पार्टी के लोगों के साथ शेयर की। वहां से वो फेसबुक पे आ गई। और जैसे ही थाईलैंड को पता पड़ा, आज पूरा थाईलैंड रास्ते पे है। गठबंधन सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसने अपने आप को विड्रॉ किया, सरकार अल्पमत में है, सैन्य नाराज है, सिर्फ एक बात पे कि जब हमारा और कंबोडिया का झगड़ा चल रहा है, आपने कंबोडिया के नेता को अंकल कैसा बोला, आपने शत्रु राष्ट्र के नेता को अंकल बोल के हमारे देश के अस्मिता के साथ समझौता किया। सरकार अल्पमत में है, हो सकता है शाम तक सरकार चली जाए। ये होती है अस्मिता, ये होता है राष्ट्र प्रेम। चीन हमारी बॉर्डर्स को खा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चीन को साबरमती के किनारे झूले में झुलवा रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता है और हमारे प्रधानमंत्री वहां यूं ही चले जाते हैं खाना खाने और मिलने।
और ये देश उसको मास्टर स्ट्रोक कहता है, क्योंकि वहां थाईलैंड में मीडिया जिंदा है और लोग जिंदा लाशें नहीं, जिंदा कौम है। इसलिए राष्ट्र प्रेम के प्रति उमड़ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के सामने घुटने टेकाते हैं और हमारा मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक कहता है। दुर्भाग्य है। और फिर अस्मिता की बातें, राष्ट्रवाद की बातें यही लोग हमको सिखाते हैं, जो हमारा राष्ट्रवाद और अस्मिता चंद उद्योगपतियों के चलते हमारे शत्रु राष्ट्र के चरणों में स्वाहा करके आते। इसीलिए ये कंबोडिया का उदाहरण दिया मैंने। मुझे लगता है इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे ही हम भी वाइंड अप करते हैं। वो तो वाइंड अप नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी और जल्दी ही फिर हमारी बात होगी। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं सोनिया जी को वाकई शुक्रिया कहना चाहता हूं कि हमारे शुक्रिया। जैसे जो भारतीय हैं, जो बहुसंख्यक हैं, हमारे जैसे भारतीय ज्यादा है, जो ईरान के लिए हमदर्द हैं, उनकी आवाज उन्होंने बुलंद की। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।